Today our topic is zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाम से क्या लग रहा है कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो हमने पढ़ा था ऑर्डर क्या होता है, जो रेट ऑफ इक्वेशन लिखी जाती है उसमें जो आपके पास पावर लिखी जाती है कंसंट्रेशन के ऊपर, वो आपके पास बेसिकली मैयर करती है, जस्टिफाई करती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स उसकी कंसनट्रेशन की जो पावर है वो ज़ीरो होती है। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ आर इंडिपेंडेंट और does not depend on the concentration of the reactant are termed as zero order reactions। ठीक है, तो इसमें आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना है, उसके आगे हम डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा और ग्राफ्स आते हैं। हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें ये चीज़ें फॉलो करनी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास क्या है कि वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट होगा, दैट मीन्स वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और कंसनट्रेशन किसकी होगी? रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट जितने कम होते हैं प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनता है। ठीक, सो क्लास हम अब लिखेंगे रेट इक्वेशन। जब भी आपको कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है तो उसमें सबसे पहले आप बताते हो कि रेट इक्वेशन क्या है। एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल हम देते हैं जिसमें हम कह रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास एक रिएक्टेंट है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, जब बिल्कुल स्टार्ट में रिएक्शन मौजूद होगा, तो आपके पास सारी की सारी जो कंसनट्रेशन होगी उस टाइम पे सिर्फ रिएक्टेंट ए होगा, यानी भी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ। जब आपने सिर्फ समझ लें बीकर में अपना चीज़ें डाली हैं, अभी आपने उसे इनिशिएट करना है, आपने उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उससे केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना है, उस टाइम सिर्फ आपके पास एक जो स्टार्ट प्रोडक्ट है सिर्फ वही वही मौजूद होगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए वहाँ वर्ड यूज़ कर देती हूँ, ए मोल्स में लिख देती हूँ, इट इज़ ए मोल्स। स्टार्ट में आपके पास सिर्फ क्या है? ए मोल्स। ठीक है, ए मोल्स आपके पास स्टार्ट में मौजूद है। ऑन दैट टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ज़ीरो। और उस टाइम, क्योंकि हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम निकालते हैं, तो स्टार्ट टाइम यानी ज़ीरो, बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल कंडीशन में टाइम ज़ीरो था, अभी अपने स्टार्ट करना है रिएक्शन, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो है और ए की कंसनट्रेशन जो है वो मोल में है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट, प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो है। तो उस टाइम में आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू जो ज़ीरो है। अगर हम कहते हैं थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, जब आपके पास टाइम थोड़ा सा गुजर जाता है, सर्टेन टाइम, तो मैं कह रही हूँ टाइम आफ्टर रिएक्शन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद, वो टाइम कोई सेकंड्स भी हो सकते हैं क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टी लेट कर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद जो है टाइम टी हो जाता है, ज़ीरो से चेंज होकर टी पे जाता है। उसमें आप देखते हो कि आपके पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, आपके पास क्या होता है? आपके पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है जब व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल टू सम टाइम टी, आपके पास सारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? प्रोडक्ट की आ जाएगी, वो एक्स होगा, और जितना प्रोडक्ट बनेगा वो इनिशियल में से माइनस होगा। यानी अगर स्टार्ट में ए की वैल्यू 10 थी, ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट 5 बन गया तो पीछे रिएक्टेंट कितना बच गया? 10 में से 5, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस एक्स। ठीक है, स्मॉल लेटर से हम उनकी कंसनट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज़ीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है किस चीज़ पे? हम जब भी रेट रिएक्शन लिखेंगे हम रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को डिस्कस करते हैं, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम डिस्कस करते हैं हम कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की लेते हैं, प्रोडक्ट की नहीं लेते। आप रिएक्टेंट की जो वैल्यू लिखोगे वो कंसनट्रेशन क्या है? ए पे, ए आपके पास क्या है? द रिएक्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, इसका मतलब है ये कंसनट्रेशन ऑफ ए है, उसकी पावर ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, तो ए की पावर यहाँ पे है ज़ीरो। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है, इसे हम के से शो करते हैं, स्मॉल के। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। दूसरा, आपको पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हमने रेट इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी, हम कंसनट्रेशन देखते हैं, हमें पता होता है ए की जो कंसनट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, जितनी ये डिक्रीज होगी उतनी क्या होगी? ए की वैल्यू कम होगी, उतनी ही बी की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? बनती है। ठीक है,
तो प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी दैट मीन्स उतना आपके पास कम होगा, तो ये दोनों रेट बराबर चल रहे होते हैं ना। इसलिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाते हैं हम बार बार नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं लिखते, हम वहाँ पे लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। एक्स इज़ द प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है। एक्स आपके पास क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। आप देख रहे हो आपके पास प्रोडक्ट जब बनना स्टार्ट होगा तो वो एक्स से हमने शो किया हुआ है। तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये आपस में बराबर चलते हैं विद नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव में होता है, इसलिए बार बार ये चीज़ें लिखने की कि रिएक्टेंट जितने कम होंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, हम बार बार नहीं लिखते। हम जैसे ये कह देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, आगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जो कंसनट्रेशन रिएक्शन की है जिस लेटर से शो करे वो उसकी पावर ज़ीरो। ज़ीरो उस केस में जब आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है डी एक्स ओवर डी टी के ए की पावर, जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो ज़ीरो। ये हम लॉ ऑफ मास सेक्शन में इक्वेशन भी थी आपकी। दूसरा, मैथ्स में कुछ टर्म्स मैथ्स की यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, जिसकी पावर ज़ीरो होती है उसका आंसर हमेशा वन आता है, ठीक है। तो ए की पावर ज़ीरो है, पावर ज़ीरो मीन्स ये पूरा जो फैक्टर है इट विल बिकम वन, ठीक। तो इसका मतलब पीछे सिर्फ क्या चीज़ है, देखिए डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के। हमने यही तो कहा था कि ज़ीरो ऑर्डर डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन पे, इसलिए उसको हम ज़ीरो की पावर दे के उसे बाद में वन बना लेते हैं। अगर मैं ये कहती थी वो होती ही ज़ीरो है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो मैयर ही ना होता, इसलिए इसकी पावर ज़ीरो थी। जिस नंबर की पावर ज़ीरो होती है, चाहे यहाँ पर टू हो, थ्री हो, फोर हो, उसकी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो वो पूरा फैक्टर वन बन जाता है। ये मैथ्स में एक टर्म यूज़ की जाती है, ठीक। उसके बाद आपके पास आता है कि हमारे पास इक्वेशन जो पीछे बची वो क्या है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन का नाम दिया। और ऐसी तमाम इक्वेशन जिसमें आपके पास डी एक्स ओवर डी टी आ रहा हो, ऐसी तमाम इक्वेशन जिसमें डी एक्स ओवर डी टी आता हो, यानी चेंज हम नोट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंस इसमें आ रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में जैसे आपसे पूछ सकते हैं डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर, तो पूरा जो पार्ट हमें ऊपर से यहाँ तक सॉल्व कर देना है, ठीक है। अगर जस्ट वो कहते हैं ना डिराइव द जीरो ऑर्डर, तो ये जो पूरा आगे कंटिन्यू होगा वो सारा शामिल होगा। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के, ये मैथडोलॉजी हर रेट ऑफ रिएक्शन में इस्तेमाल होगी। मैथडोलॉजी यही रहेगी कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पहला आपका काम है। अब हमने जब भी किसी इक्वेशन को डिराइव करना होता है हम उसे डिफरेंस पे नहीं रोक सकते, उसके लिए मैथ में एक टर्म यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। जैसे आपको पता होगा लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लगाते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं। इस तरह इस डी को ख़त्म करने के लिए, ये डी लेटर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। और इंटीग्रेशन का साइन मैथ में होता है दिस इज़ द कर्ली साइन, ये आपके पास लंबा सा एक आपका आता है, ठीक है। ये डिफरेंशियल को ख़त्म करता है, ठीक है। तो इस तरह जैसे हम बिल्कुल वैसे जैसे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट आता है, इसी तरह डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल को यूज़ करने से पहले सबसे पहला हमारा काम ये होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है जब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करें तो सबसे पहला काम एक्स की जितनी वैल्यू उन्हें एक तरफ कर दें, बाकी वेरिएबल्स को एक तरफ कर दें। अब आपको इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक टी नज़र आ रहा है, एक के है। के इज़ अ कांस्टेंट। अब याद रखना कांस्टेंट के ऊपर कभी भी इंटीग्रेशन नहीं लगती, जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी लिखा हुआ है, तो इसमें जो ये डी एक्स का वर्ड यूज़ हो रहा है और डी टी, ये दोनों एक साथ एक ही इंटीग्रेशन में नहीं सॉल्व हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे अकेला हमें डी एक्स रखना पड़ेगा और डी टी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। दूसरा, इस चीज़ को हम कहते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि डी एक्स के नीचे जो टी टी था यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैंने दूसरी तरफ जाकर के से उसे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, डी एक्स अकेला रह गया इज इक्वल टू के और डी टी, ठीक। उसके बाद मैंने अप्लाई की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ अप्लाई किया। अब आप ये कहोगे कि के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं किया, के और डी टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और जब के और डी टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी तो के इज़ अ कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन अंदर ले आते हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या आ जाती है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप हमेशा याद रखो, जब इस तरह की इंटीग्रेशन आपके सामने आ जाए जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, डी एक्स और सारा सिर्फ इंटीग्रेशन,
dx के साथ कोई लेटर, कोई काउंटिंग, कोई डिजिट, कोई अल्फ़ाबेट नहीं पड़ा हुआ, तो सिंपल सा काम है, ये d इसको कट कर देगा, बिकॉज देज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं, तो पीछे आंसर क्या बचेगा, सिर्फ x। ठीक है, k वैसे का वैसा उतर जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, d है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, बीच में अगर 2 3 4 या कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई मौजूद हो, कोई अल्फ़ाबेट आ जाए या t लिखा हो या y, कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसको सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल है, तो फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के साइन के साथ d लिखा हुआ है, dt। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको d को इससे कट कर देते हैं, बिकॉज देयर आर द ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को जिद हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। पीछे क्या बच गया, t। ठीक है, टी आ गया। दूसरा एक चीज़, जब भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, वी ऑलवेज, जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसमें एक लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, सी। सी इज़ नॉट द स्पीड ऑफ लाइट। सी आपके पास कोई ऐसा फैक्टर है जिसे हम कहते हैं इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, किसी भी ऑर्डर फ्रैक्शन में करेंगे, तो उसमें हमें सी का लेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास सी का लेटर इंट्रोड्यूस हो गया। तो आपकी जो इक्वेशन है, यू कैन से दैट कि अब आपकी कुछ प्रूफेबल इक्वेशन आ गई, जो क्या है, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये अब इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, इसमें आपको कोई डिफरेंस डी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम अगर चाहें इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से प्रूव करना, तो हमें इक्वेशन को, स्पेशली इंटीग्रेटेड इक्वेशन को, इस सी को उसमें से एलिमिनेट करना पड़ता है। सी को ख़त्म करने के लिए हमें ये नहीं कि हम इसे सी को ज़ीरो पुट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। सी की अपनी ख़ास वैल्यू होती है। तो सी की जो वैल्यू होती है, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, इसे हम फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। हमेशा हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जब भी हमने सी को यूज़ करना है, हमने इनिशियल कंडीशन प्रोवाइड करनी है। अब वो इनिशियल कंडीशन कैसे प्रोवाइड होती हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि इनिशियल का मतलब है स्टार्ट में, जब बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, टाइम क्या था, ज़ीरो, ऐसे ही था। इसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन, द वेरी स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे आपकी जो कंडीशन अप्लाई की गई थी, उन कंडीशन को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। कैसे, क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैथ्स में जब वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमारे पास अगर इन सब की वैल्यूज़ दी हों, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। अदरवाइज हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, तो हम उस पर इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। कैसे करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो, टी की जगह क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ज़ीरो इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो प्लस सी। यहाँ ज़ीरो का ज़ीरो, ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है, आंसर ज़ीरो आता है, प्लस सी। सी की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। ठीक है, ये जो सी की वैल्यू आई है, अब आप इसको दोबारा से उसी इक्वेशन में पुट करोगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ से हम चले थे। एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस ज़ीरो आ गया। तो एक्स, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो किसी में से ऐड हो, ज़ीरो किसी में से निकल जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो कैन एलिमिनेट ईजिली। तो एक्स इज इक्वल टू के टी, हर दफ़ा ज़ीरो आई ये ज़रूरी नहीं, हर ऑर्डर फ्रैक्शन का मेथडोलॉजी अपनी होती है। ठीक है, इस केस में आपके पास इसका आंसर ज़ीरो आया था। x इज इक्वल टू के टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। पेपर में ड्राइव करने के लिए आएगी, तो यहाँ तक सारा ड्राइव होगा। ठीक है, उसके बाद आपका काम ये होता है, डराइव द यूनिट ऑफ के। अगर आपको थोड़ा याद हो, हमने कल रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट निकाले थे, वो यूनिट थे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हमने हर रेट ऑफ रिएक्शन में जब पूरी ड्राइव करते हुए नीचे आ जाएंगे, तो जो इक्वेशन इंटीग्रेटेड आती है, उसमें से के की यूनिट्स हम निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है एक्स क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कंसनट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, और टी के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड। तो आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, वो क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब, पर के लिए माइनस का साइन, नीचे सेकेंड आ गया। सेकेंड के लिए अब आपके पास S-1, अक्सर बुक में SEC करके लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो S यहाँ पे नीचे इसकी पावर, आप S यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर पॉजिटिव में, जब ऊपर जाके हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो इसके यूनिट बनेंगे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो इसमें आप देखो, जो हमने कल यूनिट कैलकुलेट किए थे सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन के, वो, ठीक है, और जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स हैं, वो बिल्कुल सेम यूनिट्स हैं।
तो आपसे पेपर में ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसके यूनिट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, तो वो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि उसके बाद हम जितना आगे ऑर्डर्स पढ़ेंगे उनके यूनिट वेरी करते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके पास बुक में कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप उससे टैली कर सकते हो। सारा जो पूरा टॉपिक है डेरिवेशन का मैंने सारा यहाँ पे सॉल्व किया, बुक से आप टैली कर लें। आपके पास है इसकी एग्जांपल, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर होते हैं, क्योंकि उसमें हम कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो जितनी लाइट सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है उस पर डिपेंड करता है। इंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, जो बायोलॉजिकल इंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है उनका ऑर्डर हमेशा जीरो होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है,